Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. This session is for class 10th के लिए and we are learning live processes. In the live processes we are at the last topic of this chapter, that is excretion. Excretion पढ़ रहे हैं, ठीक है. And in the previous video, in the previous session we discussed about the excretory system. excretory system के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी का क्या रोल है, ठीक है, और यूरेटर का क्या रोल होता है, यूरिनरी ब्लैडर का क्या रोल है और यूरेथ्रा का क्या रोल है. टुडे वी विल डिस्कस फर्दर, आगे की तरफ डिस्कस करेंगे. एंड वी विल गेट टू नो हाउ द यूरिन इज़ फॉर्म, यूरिन कैसे प्रोड्यूस होती है. तो कितने लोगों को, कितने स्टूडेंट्स को चाय बनानी आती है? अगर चाय बनानी आती है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. चाय बनानी नहीं आती तो आज सीख लेना चाय बनाना, ठीक है. और इस टॉपिक को हम रिलेट कर सकते हैं चाय बनाने से. तो सोच सकते हो कि एक्सक्रीशन कोई चाय बनाने से कैसे पढ़ा सकता है. अभी आपको पता लग जाएगा कि मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ. सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ आपको कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक तो वन पेयर ऑफ, इसके बारे में मैंने कल बता दिया था कि किडनी में जो हाइलम होता है वो क्या होता है. आपको बताया था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या देख सकते हो, आप राजमा का सीड देख सकते हो. राजमा के सीड में ऐसे नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसी नॉच लाइक स्ट्रक्चर से, मतलब ये जो ग्रूव होता है अंदर की तरफ, इससे रीनल आर्टरी इंटर होती है, रीनल वेन निकलती है, ठीक है, और एक ट्यूबल निकलती है जिसका नाम क्या होता है, यूरेटर. और यूरेटर क्या लेके निकलती है, यूरिन. और यूरिन को कहाँ स्टोर कर देती है, यूरिनरी ब्लैडर में. तो ये हमने किडनी के बारे में डिस्कस कर लिया था. उसके बाद मैंने बताया था यूरेटर पेयर में होती है. दो ऐसे पार्ट होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो पेयर में होते हैं. एक तो किडनी पेयर में होती है और दूसरा यूरेटर पेयर में होता है, ठीक है. दोनों ही पेयर में होते हैं. यूरेटर क्या करती है, यूरिन को कैरी करती है और कहाँ पे ले जाके स्टोर कर देती है, यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर कर देती है. यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो पियर शेप ऑर्गन होता है. आपको मैंने बताया था पियर क्या होता है, नाशपाती जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है. और इसमें यूरिन स्टोर रहता है. जब भी यूरिन इसमें स्टोर रहता है तो उसका जो नेक होता है उस फिल्टर से मतलब सराउंडेड होता है. और ये तभी ओपन होता है जब टाइम ऑफ यूरिनेशन, जब यूरिनेशन की अर्ज आती है तभी ओपन होता है, अदरवाइज़ ये ऐसे बंद रहता है, ठीक है. उसके बाद लास्ट पार्ट था यूरेथ्रा. यूरेथ्रा एक एक्सक्रीटरी ट्यूब है जो हमारे बॉडी से यूरिन को डिस्चार्ज करने में हेल्प करती है, यूरेथ्रा. और ये मेल और फीमेल में इसकी लेंथ काफ़ी डिफरेंस होता है लेंथ में, ठीक है. तो ये भी मैंने बता दिया था. तो ये यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. अब हम आगे पढ़ेंगे कि फंक्शनल यूरिन, मतलब किडनी में ऐसा क्या होता है कि ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है. देखो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन होता है. हार्ट में हो, हार्ट में भी होता है. मतलब ये मत सोचो कि हार्ट ब्लड अगर पंप करता है तो हार्ट को ब्लड नहीं चाहिए, हार्ट को भी ब्लड चाहिए. हार्ट को पंप होता है, लीवर को पंप होता है, लंग्स को पंप होता है, ठीक है. ऐसे ही किडनी में भी ब्लड जाता है. और जब किडनी में ब्लड जाता है तो उसमें किडनी में फिल्ट्रेशन हो जाता है. तो कन्फर्म है वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो फिल्ट्रेशन करता होगा. तो इसीलिए जो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, दैट इज़ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन ट्यूबल और डक्ट लाइक होता है, ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके कई सारे पार्ट्स होते हैं, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. और उसी में फिल्ट्रेशन वगैरह होता है और इसी फिल्ट्रेशन की वजह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है और हमारी बॉडी से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाते हैं, ठीक है. तो ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन. इसका मतलब है ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, इनको हम देख नहीं सकते ऐसे. और क्योंकि सोच सकते हो एक किडनी कितनी छोटी होती है और उस किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं. ईच नेफ्रॉन इज़ कंसिस्ट ऑफ कप शेप्ड स्ट्रक्चर, बाउमैन्स कैप्सूल. मैं आपको डायग्राम के थ्रू पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है. ये देखो, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में तुम ये देख सकते हो, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं बाउमैन्स कैप्सूल, जहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है. ये जो पार्ट होता है ब्राउन कलर का जो थोड़ा सा दिख रहा है, ये है बाउमैन्स कैप्सूल. उसके बाद ये जो स्नेक की तरह ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, ये होती हैं रीनल ट्यूबल. ये पूरा पार्ट जो ट्यूबल की तरह है उसको बोलते हैं रीनल ट्यूबल. तो एक तो हो गया बाउमैन्स कैप्सूल, ठीक है. और ये देखो बाउमैन्स कैप्सूल हो गया. और दूसरा क्या हो गया, रीनल ट्यूबल. ये पूरा पार्ट रीनल ट्यूबल है. रीनल ट्यूबल टर्मिनेट होती है कलेक्टिंग डक्ट पे. ये सबसे लास्ट पार्ट होता है रीनल ट्यूबल का, ठीक है. और आप देख रहे हो कि जब किडनी में रीनल आर्टरी एंटर होती हैं, ठीक है, मैं दिखा दूँ फिर से यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझना. ये देखो, जब किडनी में रीनल आर्टरी एंटर होती हैं, इसको बुलाते हैं रीनल आर्टरी. तो ये दोनों ही किडनी में एंटर कर जाती हैं. रीनल आर्टरी जो है वो 2 ब्रांचेस से दोनों ही किडनी में एंटर कर जाती हैं. जब एंटर कर देती हैं तो ये बनाती हैं कैपिलरीज,
ठीक है। ये क्या बना लेती है, कैपिलरी बना लेती है, ये देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये और कैपिलरी बनाने के पहले जब ये बाउमेंस कैप्सूल में एंटर करती हैं तो इसको बुलाते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल और ईफरेंट आर्ट्रियोल। ये देखो, रीनल आर्टरी एंटर की, किस में एंटर की, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में किसके थ्रू एंटर करती है, उस पार्ट का क्या नाम होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है। देखो, जब भी आर्टरी होगी, ये आर्टरी निकली तो आर्टरी किस में चेंज हो जाएगी, आर्ट्रियोल में चेंज हो जाएगी, और आर्ट्रियोल आगे जाके कैपिलरी में चेंज हो जाएगा। दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द ब्लड वेसल्स। फिर से समझ लो, किसी भी बॉडी पार्ट में अगर आर्टरी एंटर हुई है तो सबसे पहले वो आर्ट्रियोल में चेंज होगी, आर्ट्रियोल में चेंज होने के बाद वो कैपिलरी में चेंज होगी। तो देख सकते हो इसमें रीनल आर्टरी एंटर की, रीनल आर्टरी एंटर करते ही क्या बना ली, एफरेंट आर्ट्रियोल। याद रखना, कहीं पे भी अगर एफरेंट वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है एंटर करना। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल इसमें एंटर कर गई, एफरेंट आर्ट्रियोल इसमें एंटर की और इसमें बंच ऑफ कैपिलरी में चेंज हो गई। ठीक है, और जब बाहर निकली तो उसको बुलाते हैं ईफरेंट। ईफरेंट अगर कहीं पे वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है कहीं से इमर्ज होना, मतलब कहीं से निकलना। तो ई से याद रखोगे आप, ई से एग्जिट, ई से क्या याद रखोगे, एग्जिट। तो निकलती कौन सी आर्ट्रियोल है, ईफरेंट, और एंटर कौन सी होती हैं, एफरेंट। जो ईफरेंट और एफरेंट है ना, उनके डायामीटर में भी अंतर होता है। जो एफरेंट होती हैं उनकी डायामीटर ज़्यादा होती है और जो ईफरेंट होती है उनकी डायामीटर कम होती है। तो अगर आप अपने घर में देखते हो कि अगर कोई पाइप है उसकी डायामीटर ज़्यादा है और कोई पाइप है उसकी डायामीटर आपने कम कर दी, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल जब एंटर करता है जो कैपिलरी बना लेता है और ईफरेंट आर्ट्रियोल की डायामीटर एफरेंट से कम होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रेशर बन जाता है। ठीक है, ये प्रेशर बन जाता है। जैसे चाय छानते टाइम क्या करते हैं कि जब चाय जो है हम स्ट्रेनर पे डालते हैं तो उस पर प्रेशर लगाते हैं, पैन को बहुत ऊपर तक उठा लेते हैं। सबने, अगर जिसने चाय बनाई होगी उसको ध्यान होगा कि पैन को ऊपर तक उठाते हैं या स्ट्रेनर पे पैन को ऐसे ऐसे फोर्स करते हैं, ठीक है, उस पर पटकते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, हम प्रेशर बना रहे हैं, हम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि चाय बनाने हम जा रहे हैं किडनी में, ठीक है, और इसमें प्रेशर ऐसे, तो इसमें क्या होगा, जो एफरेंट होगा उसका जो डायामीटर होगा वो तो ज़्यादा होगा और ईफरेंट का डायामीटर क्या होगा, कम होगा। इसीलिए यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है। ठीक है, ब्लड का प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाता है, और ब्लड का प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है। ये जो एक नंबर पे लिखा हुआ है, जो अब देखो यही बाउमेन कैप्सूल है, ये क्या हो गई, बाउमेन कैप्सूल हो गई, ऐसे होती है। ठीक है, मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड पे लेके थोड़ा सा बता दूँ पहले। देखो, ये होती है बाउमेन कैप्सूल, ये जो मैं बना रहा हूँ ये होती है बाउमेन कैप्सूल। ठीक है, इसमें एफरेंट आर्ट्रियोल एंटर होती है, ऐसे एफरेंट एंटर हुई और ये कई सारे कैपिलरी में डिवाइड हो जाते हैं। और जब ईफरेंट बाहर निकलती है तो इसकी डायामीटर देख रहे हो कम है, इसकी डायामीटर क्या है, ज़्यादा है, इसकी डायामीटर क्या है, कम है। तो यहाँ पे प्रेशर बन जाता है, जैसे चाय छानते टाइम स्ट्रेनर पे प्रेशर बन जाता है। और चाय की जो छन्नी होती है, मतलब जो स्ट्रेनर होता है, उसमें पोर्स होते हैं कि नहीं होते, एक तो थिन होता है और दूसरा क्या होता है, पोर्स होते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि जो स्ट्रेनर है वो लकड़ी की ले लो, तो क्या चाय छनेगी, नहीं छनेगी, या बहुत मोटी है तब भी नहीं चाय छनेगी। तो हमेशा जो स्ट्रेनर होना चाहिए वो थिन होना चाहिए। ऐसे ही जो बाउमेन कैप्सूल की जो मेम्ब्रेन है वो थिन होती है। जैसे यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, ब्लड का क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है। मतलब ब्लड में जितने भी पार्टिकल्स हैं जिनकी साइज़ छोटी होती है वो सब कहाँ आ जाते हैं, रीनल ट्यूबल में आ जाते हैं। ये देखो, तो ये तो हो गया बाउमेन्स कैप्सूल। उसके बाद ये जो ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर है इसी को क्या बुलाते हैं हम, रीनल ट्यूबल हो जाता है। क्लियर है। तो नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, एक तो बाउमेन्स कैप्सूल, फिर ग्लोमेरुलस क्या होता है, फिर रीनल ट्यूबल क्या होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल क्या होता है, ईफरेंट आर्ट्रियोल क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने यहाँ पे देख ली। ठीक है, उसके बाद कुछ पार्ट यहाँ पे लिखे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ दो, ग्रेनुलर सेल्स वगैरह छोड़ दो, ये सब 11th के लिए हैं। ठीक है, और अगर किसी साइड बुक में अगर देखोगे आप तो जो रीनल ट्यूबल है उसके 3 पार्ट होते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PHD। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, P फॉर प्रॉक्सिमल, H फॉर होता है हेनले, आप देख सकते हो ये क्या हो गया, हेनले, और D फॉर होता है डिस्टल, ये जो पार्ट हो गया ये डिस्टल हो गया। तो सबसे पहला पार्ट होता है प्रॉक्सिमल, दूसरा पार्ट होता है हेनलेस, और तीसरा पार्ट क्या होता है, डिस्टल। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, PHD, सब लोग को याद रहेगा PHD,
P फॉर प्रॉक्सिमल, H फॉर हेनले और D फॉर डिस्टल, ये रीनल ट्यूबल के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो रीनल ट्यूबल में क्या हो, मतलब ये नेफ्रॉन में क्या हो रहा है, पहला तो एक तो फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो फिर अब यहाँ पे पढ़ते हैं, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, फंक्शन ऑफ बाउमैन कैप्सूल। पहला पार्ट क्या होता है, बाउमैन कैप्सूल होता है। उसका क्या फंक्शन है, यहीं पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। द ब्लड अलॉन्ग विद वेस्ट एंड एक्सेस वाटर इज़ ब्रॉट टू द किडनी बाई रीनल आर्टरी। कौन सी आर्टरी लेके आती है, रीनल आर्टरी, विच फॉर्म एफरेंट आर्ट्रियोल। सबसे पहले कहीं पे भी अगर आर्टरी एंटर होगी तो क्या बनाएगी, आर्ट्रियोल बनाएगी, याद रखना। ठीक है, और आर्ट्रियोल बनाने में वो कहाँ इंटर हो जाती है, बाउमैन कैप्सूल में इंटर हो जाती है। और निकलती कौन सी है, ईफ्रेंट आर्ट्रियोल, जो बाउमैन कैप्सूल से बाहर की तरफ निकलती है। और बिकॉज एफरेंट और ईफ्रेंट की डायामीटर में अलग डिफरेंस होता है, इसीलिए वहाँ पे प्रेशर बन जाता है, और उसी प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो बाउमैन कैप्सूल का मेन रोल क्या है, फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। अब आ जाओ रीनल ट्यूबल पे, जो मैंने आपको दिखाया ना अभी, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो ब्राउन ब्राउन दिख रहे हैं पूरे ट्यूब लाइक, इसको बोलाते हैं रीनल ट्यूबल। जहाँ पे भी देखो रीनल वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है किडनी से रिलेटेड। तो दिस ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन वेयर रीएब्जॉर्प्शन, यहीं पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो रीएब्जॉर्प्शन मतलब कि जो भी सब्सटेंसेस रीनल ट्यूबल में आ गए हैं फिल्टर होके, उसमें से बहुत सारे सब्सटेंसेस बॉडी को चाहिए होते हैं, उनका फिल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे आप चाय छानते हो तो आपको चाय पत्ती नहीं चाहिए होती है, तो आप चाय पत्ती को फेंक देते हो, उल्टा करते हो, और जो चाय छन के आती है उसको पीते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो छन के आ रहा है, ठीक है, उसको, उसमें से भी बहुत सारे एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम फिल्ट्रेट बुलाते हैं। उस फिल्ट्रेट में बहुत सारे एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हमारी जो रीनल ट्यूबल है किडनी में, वो रीअब्जॉर्ब करके ब्लड को दे देती है। रीअब्जॉर्ब करके अपने पास थोड़ा ना रखेगी, वो किसको दे देगी, ब्लड को दे देगी। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज को दे देगी। तो वही यहाँ पे लिखा है कि रीनल ट्यूबल में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, किसका किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन होता है, जैसे ग्लूकोज का, वाटर का, पोटेशियम का, नाइट्रोजन का, इन सब का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और ये रीअब्जॉर्प्शन होके किसको चला जाता है, ब्लड कैपिलरी को। तो अल्टीमेटली रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है, ब्लड कैपिलरी, जो रीनल ट्यूबल को घेरे रहती हैं। ठीक है, रीनल ट्यूबल को घेरे रहती है, भैया जल्दी से रीअब्जॉर्ब करके दे दो। ठीक है, उसके बाद जो भी फिल्ट्रेट आता है वो फिल्टर आउट होके आता है ग्लोमेरुलस से। इन दिस पार्ट सेक्रीशन भी होता है, इसको ट्यूबल बोलते हैं। एक रीनल ट्यूबल में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, और दूसरा क्या होता है, सेक्रीशन होता है। तो रीनल ट्यूबल के दो फंक्शन हो गए। रीनल ट्यूबल का पहला फंक्शन हो गया रीअब्जॉर्प्शन, और दूसरा फंक्शन क्या हो गया, सेक्रीशन। और बाउमैन कैप्सूल का मेन रोल क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो फिर से मैं डायग्राम को समझा दे रहा हूँ कि डायग्राम में जो बाउमैन कैप्सूल है वो कैप्सूल की तरह दिखता है, ऐसे। ठीक है, कप की तरह दिखता है, और इसी को बोलते हैं बाउमैन कैप्सूल। इसकी जो ये मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है, और जब भी इसमें ब्लड आता है तो ब्लड का हाई प्रेशर होने की वजह से फ़िल्टर हो जाता है, और फिल्ट्रेट जो है वो रीनल ट्यूबल में आ जाता है। यहाँ से रीनल ट्यूबल स्टार्ट हो गई। जो रीनल ट्यूबल है वो एब्जॉर्ब करके, मतलब जो फिल्ट्रेट है उससे सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करके वो दे देती है किसको, वो दे देती है ब्लड कैपिलरीज को, मतलब ब्लड में फिर से वापस हो जाता है। ठीक है, जो एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो इस तरह से रीनल ट्यूबल और नेफ्रॉन समझ में आ गया कि नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम, और दूसरा क्या हो गया, नेफ्रॉन। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो नेफ्रॉन होता है उसमें फंक्शन, मतलब यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 मार्क या 5 मार्क के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि हाउ द यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा हाउ यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड, या तो पूछ लेगा कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। तो आप दोनों ही केस में सेम आंसर एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो देखते हैं। सबसे पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। आपको मैंने बताया ना फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस में होता है। ग्लोमेरुलस क्या है, बंच ऑफ कैपिलरी है, जो कहाँ पे बन रही है, बाउमैन्स कैप्सूल में बन रही है। ठीक है, इट इज़ द फिल्ट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड का मतलब ब्लड हो गया, एंड सॉल्यूट्स, क्योंकि ब्लड में सॉल्यूट्स भी प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉम द ब्लड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस कैपिलरी इनटू बाउमैन कैप्सूल। किस में फिल्ट्रेशन हो रहा है, बाउमैन्स कैप्सूल में। किसकी वजह से हो रहा है, देखो मैंने बताया था ना, ड्यू टू प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में जो प्रेशर बन जा रहा है उसी की वजह से फिल्ट्रेशन हो जा रहा है।
अब देखो ऑल सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड आर फिल्टर्ड आउट, जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सब, अब तुम्हें पता है ना ब्लड में क्या होता है, ब्लड में 3 सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में बहुत सारे सब्सटेंसेस उसको कैरी करता है, मतलब प्लाज्मा क्या करता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, जैसे फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन करता है, मतलब बहुत सारे सब्सटेंसेस का, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो इस तरह से ब्लड में 2 पार्ट होते हैं, एक सेल्स और एक प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा में जो ये सारे पार्ट हैं, वाटर है, मिनरल्स हैं, इनका फिल्ट्रेशन हो जाता है, ये फिल्ट्रेट में आ जाते हैं, क्योंकि ब्लड सेल्स का जो शेप होता है वो बड़ा होता है। आपको पता है ना, जब आप चाय छानते हो तो स्ट्रेनर में क्या रह जाती हैं, चाय टी लीव्स रह जाती हैं उसी में, क्यों? क्योंकि टी लीव्स की साइज़ क्या है, बड़ी है। ऐसे ही ब्लड में सेल्स जो होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, उनकी साइज़ बड़ी होती है, इसीलिए वो फिल्टर नहीं होते, वो ब्लड में ही रह जाते हैं। लेकिन जिनकी साइज़ छोटी होती है वो फिल्ट्रेट में आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस फिल्ट्रेट में आ जाते हैं जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनकी साइज़ कम होती है, इसीलिए उनका फिल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑल सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड आर फिल्टर्ड आउट एक्सेप्ट द लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल। ना ही लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल फ़िल्टर होता है, ना ही ब्लड सेल्स का फिल्ट्रेशन होता है, क्योंकि इन दोनों की साइज़ ज़्यादा होती है। दिस फ्लूइड ऑफ द इन द ग्लोमेरुलर कैप्सूल इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन ग्लोमेरुलस में हो रहा है, इसलिए इसको बुलाते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसमें देखो क्या क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, यूरिया, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, प्लाज्मा सॉल्यूट, मतलब बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। यहाँ तो मैंने कम लिख रखे हैं, लेकिन और भी सब्सटेंसेस होते हैं। अब देखो, एक दिन में 180 लीटर का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, एक दिन में 180 लीटर का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, अगर आप देखो तो एक मिनट में लगभग 125 ml, एक मिनट में 125 ml, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो लगभग 24 घंटे में कितने 180 लीटर का फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन यूरिन कितनी बनती है, 1 से 2 लीटर। ठंडियों में ज़्यादा बनती है, गर्मियों में कम बनती है। ठीक है, लेकिन 1 से 2 लीटर, तो 180 लीटर का फिल्ट्रेशन हुआ, लेकिन यूरिन कितनी फॉर्म हुई, 1 से 2 लीटर। तो बाकी यूरिन कहाँ गई? ठीक है, बाकी यूरिन का हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन, मतलब जो फिल्ट्रेट होता है उसका हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन, यूरिन का नहीं, फिल्ट्रेट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एसेंशियल सब्सटेंसेस आ रहे हैं। अगर उनका भी बॉडी से लॉस हो जाएगा तो बॉडी में बचेगा क्या? सोचो, अगर 180 लीटर का रोज़ यूरिनेशन होता तो क्या होता, हम कमरे में ना होते, हम बाथरूम में होते हमेशा। ठीक है, 180 लीटर बहुत होता है, तो 180 लीटर का फिल्ट्रेशन होता है। 180 लीटर कहाँ से आया? बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि भैया 180 लीटर कहाँ से आ गया? अरे बेवकूफ़ लोगों, जो ब्लड होता है वो बार बार जाता है ना किडनी में। ठीक है, तो इस तरह से बार बार जब ब्लड जाएगा तो उस पूरे को कैलकुलेट करके कितना लीटर ब्लड जाएगा, 180 लीटर, मतलब 180 लीटर पूरा ब्लड फिल्टर होगा। ठीक है, एक दिन में। और यूरिन कितनी फॉर्म होगी, 1 से 2 लीटर फॉर्म होगी। ठीक है, बाकी का क्या हो गया, बाकी का रीअब्जॉर्प्शन हो गया। इसीलिए हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। देखो, अगर बॉडी को वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे इस टाइम आप पानी पी रहे होगे लेकिन यूरिन बहुत कम जा रहे होगे, यूरिनेशन के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम गर्मी है और आपकी बॉडी को वाटर ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। किसका बढ़ जाएगा? वाटर का बढ़ जाएगा। तो समझ में आए, वाटर का जो बैलेंस है बॉडी में वो डिपेंड करता है, वो चीज़ काउंट करती है कि उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा कि नहीं होगा। वही हाल अगर आप ठंडियों में देखो तो ठंडियों में आपको प्यास लगती है लेकिन यूरिनेशन ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट कम है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ की बॉडी को रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मतलब उसकी कमी है बॉडी में, उसका तो रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। लेकिन जिस चीज़ का एक्सेस है, मतलब जो चीज़ ज़्यादा में है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका सेक्रीशन हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन उन्हीं सब्सटेंसेस का होगा जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होंगे, ऐसा नहीं कि सबका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स कंटेन अ लॉट ऑफ यूजफुल मटेरियल, जैसे ग्लूकोज है, सॉल्ट है, वाटर है, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, सोडियम है, ये सब होते हैं। तो इनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, रीअब्जॉर्ब बाई ब्लड कैपिलरी सराउंडेड द नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन्स को घेरे रहती है ना ब्लड कैपिलरी, वो क्या कर लेती हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, तो ट्यूबुलर पार्ट से उनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से रीअब्जॉर्प्शन समझ में आ गया। देखो, जो ग्लूकोज है ना वो पूरी तरह से रीअब्जॉर्ब हो जाता है,
जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ के चांसेस होते हैं तो उसका यूरिन एनालिसिस होती है, उसके यूरिन का टेस्ट होता है। कहते हैं जाओ भैया यूरिन लेके आओ। और आपने सुना होगा फास्टिंग टेस्ट होता है एक, फास्टिंग मतलब बिना कुछ खाए पिए, और उसके बाद कहते हैं जाओ कुछ खा पी के 1 घंटे के बाद आओ। ठीक है, तो 2 टेस्ट होते हैं। अगर फास्टिंग में जो ग्लूकोज़ है वो भी ज़्यादा है, और उसके बाद जब खाना खाने के बाद भी ग्लूकोज ज़्यादा है, तो कंफर्म है बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मतलब डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। क्योंकि हमारी यूरिन में यूजुअली ग्लूकोज अपीयर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ग्लूकोज का पूरी तरह से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्योंकि ग्लूकोज का बॉडी में मतलब वो यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, हार्मोन्स की कमी होने लगती है, इंसुलिन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो यूरिन में डिस्चार्ज होने लगता है। तो अगर ग्लूकोज यूरिन में प्रेजेंट है तो वो किसको इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है डायबिटीज़ को, कि पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई है। ठीक है, वैसे तो अगर जिस दिन हम लोग भी चीनी ज़्यादा खा लेते होंगे उस दिन हमारे यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा होता होगा, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। ये रिकरेंट प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी होता है। लेकिन अगर हमेशा किसी को हो रहा है तो इसका मतलब उसको डायबिटीज़ हो चुकी है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरह से ग्लूकोज जैसे बहुत मतलब एसेंशियल सब्सटेंस है जिसके हेल्प से हमें पता लग जाता है डिजीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो आपने मैंने बताया ना 180 लीटर का फिल्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन यूरिन कितनी फॉर्म हो रही है? 1 से 2 लीटर। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनका क्या हो जा रहा है? रीअब्जॉर्प्शन। और रीअब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है? द अमाउंट ऑफ द मटेरियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द बॉडी। अगर बॉडी में वाटर या कोई भी मिनरल है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका कंसंट्रेशन कम है तो वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट आ जाओ, सेक्रीशन, ट्यूबुलर सेक्रीशन। देखो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका फिल्ट्रेशन नहीं होता। मैंने आपको क्या क्या बताया जिसका फिल्ट्रेशन नहीं होता? एक तो आरबीसी, दूसरा क्या बताया? डब्ल्यूबीसी, मतलब जितने भी सेल्स होती हैं, ब्लड की जो सेल्स होती हैं उनका फिल्ट्रेशन नहीं होता। प्लाज्मा प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं होता क्योंकि उनकी साइज़ बड़ी होती है। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं, मतलब जो दवाएं हैं, हम खाते तो हैं लेकिन उनका फिल्ट्रेशन नहीं होता। ठीक है, वो ब्लड में ही रह जाती हैं, तो उनका सेक्रीशन होता है। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाया, ठीक है, जिनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाया उनका सेक्रीशन हो जाता है। या हमारे बॉडी में जिस चीज़ का जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसका भी क्या हो जाता है? सेक्रीशन हो जाता है। तो दिस अकर मेनली इन रीनल ट्यूबल। हमेशा जो सेक्रीशन होगा वो केवल रीनल ट्यूबल में होगा। एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन। इट इज़ एन एक्टिव मतलब इसमें एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, इट इज़ एन एक्टिव वाइटल प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय द सेल्स ऑफ द ट्यूबल्स। जो ट्यूबल की जो सेल्स होती हैं वो इसको एक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। विच एक्सक्रीट वेस्टेज फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इनटू द फिल्ट्रेट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और बाद में मतलब इन्हीं को सेक्रेट करके मतलब यूरिन में मिला देती हैं। ब्लड से कहाँ पे आ जाता है? यूरिन में आ जाता है। In this process, potassium, hydrogen, creatinine, certain drugs like phenol, penicillin, ये सब एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। इनको स्टोर नहीं किया जाता है, इनका क्या हो जाता है? इनका एक्सक्रीशन हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को बहुत कम होती है। तो जिस तरह से रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह से सेक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन होने लगता है। क्लियर है? अब आ जाओ यहाँ पे, द फ्लूड विच नाउ फ्लोज थ्रू कलेक्टिंग डक्ट। अब फ्लूड कहाँ पे आ जाएगा? देखो मैंने क्या क्या तुम्हें बता दिया। देखो फिल्ट्रेशन यहाँ हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है? रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, सेक्रीशन हो रहा है। इस तरह से करते करते फिल्ट्रेट कहाँ पहुँच जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में पहुँच जाएगा। जब कलेक्टिंग डक्ट में पहुँच जाएगा, ठीक है, तो क्या करेगा? ये कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाएगा तो क्या करेगा? कंसिस्ट ऑफ वाटर, जिसमें वाटर है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, मिनरल आयंस है, जैसे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब हैं, फॉस्फेट हैं। तो ये सब जो होंगे ये सब कहाँ कलेक्ट हो जाएंगे? ये सब धीरे धीरे बॉडी से बाहर होने लगेंगे। द फ्लूड विच नाउ फ्लोज थ्रू कलेक्टिंग डक्ट इज़ यूरिन। उस यूरिन में मतलब वो जो यूरिन है वो फ्लो होने लगती है। विच कंसिस्ट ऑफ, जिसमें ये सारे सब्सटेंसेस यूरिन में होते हैं। ठीक है, यूरिक एसिड भी होता है, जो नाइट्रोजन है ना, यही सब यूरिक एसिड वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्लूइड का सेक्रीशन कैसे होता है। अब यहाँ आ जाओ ऑस्मो रेगुलेशन पे। ठीक है, अब ऑस्मो रेगुलेशन हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फिल्ट्रेशन होता है, फिर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और फिर सेक्रीशन हो जाता है। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, इसको रिपीट कर लेना। अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो एक बार और जो है ज़रूर देखना वीडियो को, कंफर्म समझ में आएगा। क्योंकि मेरे समझाने का तरीका ही एकदम डिफरेंट है। मैं आपको एकदम पूरी तरह से ओपन करके हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ठीक है। सो होप सो डैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम। और मैंने बताया है ये लेसन, दिस लेसन विल कम इन योर टेस्ट, तो इसलिए पढ़ते रहिए, योगा करते रहिए, बायोलॉजी पढ़ते रहिए और खूब खुश रहिए, ठीक है। तो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन। होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम। स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।